वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 267 पर आ जाइए और फोकस करेंगे इसमें इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। वाणिज्यिक बैंकों यानी कॉमर्शियल बैंकों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कुछ नकद कोष रखना पड़ता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, वाणिज्यिक बैंक स्वयं करेंसी या मुद्रा जारी नहीं करते, बल्कि ये मुद्रा की पूर्ति में ऋण प्रदान करके अपना अंशदान देते हैं, क्योंकि मुद्रा तो आरबीआई जारी करती है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, वो रिजर्व बैंक के पास कुछ नकद कोष रखना पड़ता है उनको। इस नकद कोष के आधार पर वे मांग जमाओं, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स का सृजन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा गया जो नकद कोष होता है वो कुल मांग जमाओं का कुछ प्रतिशत होता है। इस प्रतिशत को नकद आरक्षित अनुपात या विधिक आरक्षित अनुपात कहा जाता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो, जिसको बोलते हैं ना सीआरआर, ठीक है। इसको लीगल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। एलआरआर और सीआरआर एक ही बात है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आधार मुद्रा और बैंक मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, लोगों के पास रखी गई करेंसी वाणिज्यिक बैंकों की नगद तिजोरी तथा आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष का कुल योग आधार मुद्रा कहलाती है। बैंक मुद्रा से अभिप्राय बैंकों द्वारा सृजित साख से है। यह बैंकों के पास मांग जमाओं अथवा चेक जमाओं के रूप में होती है। करेक्ट है क्या दूसरा भी? फिर से सुन लीजिएगा दूसरा स्टेटमेंट। बैंक मुद्रा से अभिप्राय बैंकों द्वारा सृजित साख से है। सृजित साख से यह बैंकों के पास मांग जमाओं अथवा चेक जमाओं के रूप में होती है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर, और सी है इसका आंसर, क्योंकि सही पूछा है। तो देखिए, लोगों के पास रखी करेंसी कोमा वाणिज्यिक बैंकों के पास नगद तिजोरी तथा आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष का कुल योग आधार मुद्रा कहलाती है। आधार मुद्रा उच्च शक्ति मुद्रा है। इसे अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आधार पर भी कहा जाता है, ठीक है। मौद्रिक आधार भी कहा जाता है। बैंक मुद्रा से अभिप्राय बैंकों द्वारा सृजित साख से है। यह बैंकों के पास मांग जमाओं अथवा चेक जमाओं के रूप में होती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मुद्रा का अंकित मूल्य सदैव उसके अतारांकित मूल्य से अधिक होता है। सदैव लिखा है। और दूसरा स्टेटमेंट है, मुद्रा पूर्ति करने वाले अधिकारियों के पास मुद्रा का स्टॉक मुद्रा पूर्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। आदेश मुद्रा न्यास मुद्रा की भांति ही होती है। देखिए, आदेश मुद्रा न्यास मुद्रा की भांति थोड़ी होती है, गलत है ये तीसरा वाला स्टेटमेंट। और ये सदैव की वजह से पहला भी गलत है। तो पहला कट गया, यहाँ कट गया, ठीक है। तीसरा भी कट गया, तो बचा क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, डी है इसका आंसर, इनमें से कोई भी सही नहीं है। यदि सिक्के सोने और चांदी या किसी अन्य मूल्यवान धातु के बने हों, तब समय के साथ मुद्रा का अंकित मूल्य उनके अंकित मूल्य से अधिक हो सकता है। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सदैव अधिक होगा। देखिए, मुद्रा पूर्ति करने वाले अधिकारियों के पास मुद्रा का स्टॉक मुद्रा पूर्ति में शामिल नहीं होता। आदेश मुद्रा सरकार के आदेश द्वारा चलने वाली मुद्रा है, जबकि न्यास मुद्रा प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के परस्पर विश्वास पर आधारित मुद्रा है। इसलिए प्रश्न में दिए गए तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मुद्रा पूर्ति में लोगों की वाणिज्यिक बैंकों में रखी गई मांग जमाएं सम्मिलित होती हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति से अभिप्राय केवल आरबीआई द्वारा जारी आदेश मुद्रा से है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति से अभिप्राय केवल आरबीआई द्वारा जारी आदेश मुद्रा से है। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है, पहला वाला करेक्ट है, केवल ए है इसका आंसर। तो अर्थव्यवस्था में प्राप्त मुद्रा में आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा दोनों ही मुद्राएं जो हैं वो शामिल होती हैं। आदेश मुद्रा यानी आरबीआई के आदेश पर चलने वाली मुद्रा, और न्यास मुद्रा प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के परस्पर विश्वास पर
आधारित मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, साख मुद्रा वह मुद्रा है जो बैंकों से उधार के रूप में प्राप्त की जाती है। वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के स्टॉक में कोई भूमिका नहीं निभाते। ऐसा कैसे हो सकता है? एक और स्टेटमेंट देखते हैं, बैंकों के पास नकद कोष मुद्रा पूर्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट सा लग रहा है या ये भी गलत है? बताइए। बैंकों के पास नकद कोष मुद्रा पूर्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। देखिए गलत है यहाँ पर डी, तीसरा वाला स्टेटमेंट। दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्योंकि देखिए साख मुद्रा वह मुद्रा है जिसका अंकित मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। वाणिज्यिक बैंक साख निर्माण द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के स्टॉक में योगदान देते हैं। बैंकों के पास नकद कोष मुद्रा पूर्ति का एक घटक नहीं है। ठीक है, तीसरा वाला गलत, क्योंकि मुद्रा पूर्तिकर्ताओं के नकद कोषों को मुद्रा आपूर्ति का एक भाग नहीं माना जाता। ठीक है, तो स्पष्ट है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। देखिए अगर बाउंसर मार रहा हो तो आप पॉज मार के 2-3 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, उच्चतर नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो का अर्थ उच्चतर साख निर्माण की क्षमता से है। ठीक है, इसका मतलब यह है पहले स्टेटमेंट का, अगर CRR अधिक है तो बैंकों की साख निर्माण क्षमता जो है वो भी अधिक होगी। वाणिज्यिक बैंक केवल निवेश के उद्देश्य से ऋण देते हैं। क्यों, उपभोग के लिए नहीं देते क्या? गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। RBI अगर ये जो CRR है अगर अधिक है तो साख निर्माण क्षमता कम होगी, उल्टा होता है इसमें। ठीक है, अगर ये कम है तो साख निर्माण क्षमता बढ़ेगी। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए हाई कैश रिजर्व रेशियो यानी हाई CRR, अगर RBI CRR को बढ़ाएगी तो वाणिज्यिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता जो है वो घटती है, कम होती है। ठीक है, इसको याद रखना। रेपो रेट बढ़ेगा या CRR बढ़े या SLR बढ़े तो इससे बैंकों की साख निर्माण क्षमता घटती है। वाणिज्यिक बैंक निवेश तथा उपभोग दोनों के लिए जो है वो ऋण देते हैं, उधार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है। वाणिज्यिक बैंक करेंसी प्राधिकारी हैं। केंद्रीय बैंक का मतलब यहाँ सेंट्रल बैंक से है, यानी एक ही तो केंद्रीय बैंक है RBI। RBI बैंक अंतिम ऋणदाता है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है। भारत में सब कुछ ही तो इसका है आजकल देखा जाए तो। दूसरा करेक्ट है स्टेटमेंट। वाणिज्यिक बैंक करेंसी प्राधिकारी है। वाणिज्यिक बैंक मतलब जो कमर्शियल बैंक हैं, RBI मतलब जो कमर्शियल बैंक है, SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI, एक्सिस वगैरह। ठीक है, तो ये करेंसी प्राधिकारी थोड़ी है। भारत में एकमात्र करेंसी प्राधिकारी यही है। ठीक है, तो गलत है यहाँ तीसरा स्टेटमेंट। तीसरे को एलिमिनेट करो, पहला दूसरा सही करो। तो वाणिज्यिक बैंक किसी बैंक को तब ऋण देता है जब उसे मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों के बदले में कहीं से भी वित्तीय स्रोतों की प्राप्ति नहीं होती। सरकार का बैंक होने के नाते केंद्रीय बैंक सभी सरकारी बैंक के खाते रखता है और सरकारी खजाने का प्रबंध करता है। यह देश में करेंसी मुद्रा जारी करने का एकमात्र प्राधिकारी है। उसे नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, यानी एकाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत में नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR तथा SLR वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। स्वयं निर्धारित नहीं किए जाते, RBI निर्धारित करती है, गलत है पहला स्टेटमेंट। नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं है कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो। देखिए यूजुअली वैसे तो जो है CRR अगर बढ़ता है या SLR बढ़ता है या रेपो रेट बढ़ता है
तो कॉमर्शियल बैंकों की साख निर्माण क्षमता कमी होती है उनमें, लेकिन उनके पास खुद का भी जो है एक कोष होता है अलग से, तो उसकी वजह से वो बच लेते हैं थोड़ा। यहाँ करेक्ट हो सकता है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला तो गलत ही है। ठीक है, ठीक है, यह आवश्यक नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो। तो देखिए, भारत में CRR तथा SLR भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, RBI के द्वारा। तो स्पष्ट है कि पहला तो गलत हो गया, दूसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों के पास कुछ अतिरिक्त कोष होते हैं, इससे बच सकती है उनकी साख निर्माण क्षमता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मांग जमाएं वाणिज्यिक बैंकों की नगद जमाओं के बराबर होती हैं। एक वाणिज्यिक बैंक की द्वितीयक जमाएं सदैव उसकी प्राथमिक जमाओं से कम होती है। कम होती है कि ज़्यादा होती है? ज़्यादा होगी, ज़्यादा। गलत है पहला वाला, दूसरा वाला स्टेटमेंट। और मांग जमाएं वाणिज्यिक बैंकों की नगद जमाओं के बराबर नहीं होती, पहला दूसरा दोनों के दोनों गलत हैं। तो मांग जमाएं वाणिज्यिक बैंकों की केवल प्राथमिक जमाएं होती हैं। ऋणों के माध्यम से सृजित की गई जमाएं द्वितीयक जमाएं होती हैं। मांग जमाएं जो होती हैं वो प्राथमिक जमाओं और द्वितीयक जमाओं का कुल योग होता है। एक वाणिज्यिक बैंक की द्वितीयक जमाएं उसकी प्राथमिक जमाओं से कई गुना तक अधिक होती हैं, क्योंकि प्राथमिक जमाएं नगद जमाएं होती हैं। एक वाणिज्यिक बैंक अपनी नकदी को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद कोष के रूप में रख सकता है। वह कानूनी तौर पर अपने नगद कोष से कई गुना अधिक द्वितीयक जमाओं को सृजित करता है। ठीक है, ऋणों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। रेपो दर, रेपो रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रेपो दर ब्याज की वह दर है जिसे बैंक वस्तु ऋणों पर वसूल करता है। ठीक है, जिसे बैंक वस्तु ऋणों पर वसूल करता है। ऊंची रेपो दर का अर्थ बैंकों की ऊंची साख निर्माण क्षमता। ठीक है, अभी बताया था ऊंची रेपो दर, ऊंचा CRR, ऊंचा SLR तो बैंकों की निम्न साख निर्माण क्षमता से है। गलत है यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट। और रेपो दर ब्याज की वह दर है जिसे बैंक वस्तु ऋणों पर वसूल करती है, गलत है ये भी। रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक का एक नीति उपकरण है, जबकि रिवर्स रेपो दर नहीं। ये सही है, केवल तीसरा करेक्ट है। तो 2 से एलिमिनेट होता क्या? 2 से 2 कट जाते, 50% पर पहुंच जाती गाड़ी। तो देखिए, रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकालीन ऋण देता है। ऊंची रेपो दर का अर्थ है कि बैंकों की निम्न साख निर्माण क्षमता, क्योंकि बैंक अपने साख बाजार को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से तरलता यानी नकदी उधार लेने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। विपरीत रेपो दर अब एक नीति उपकरण नहीं रह गया है, क्योंकि अब यह रेपो दर से 0.5% कम निश्चित की जाती है। इसलिए एक नीति उपकरण के रूप में रेपो दर में परिवर्तन महत्वपूर्ण है, न कि विपरीत रेपो दर में परिवर्तन। तो ये इकोनॉमिक्स के कुछ 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन और बड़े बड़े स्टेटमेंट के साथ। इस टेस्ट को कम से कम 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, इनको लगाने के बाद आप इकोनॉमिक्स के प्रश्न कम से कम गलत तो नहीं करोगे, PCS या UPSC लेवल तक के, अगर इससे रिलेटेड प्रश्न फंसते हैं तो। ठीक है, तो इनका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।